हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम पढ़ेंगे पोएट एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पोएम को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड पब्लिकेशन, स्ट्रक्चर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में, फिर पोएम पर थोड़ा सा डिस्कशन क्योंकि ये पोएम उतनी आसान नहीं है जितनी हमको देखने में लगती है, फिर थीम्स और स्टैटिस्टिक एनालिसिस जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच एट्सेट्रा आते हैं। ये पोएम साल 1890 में एमिली डिकिंसन की मृत्यु के बाद छपी, यानी पोस्थमसली छपी पोएम सीरीज 1 में। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था जिसमें ये छपी थी वो था द चैरियट। ये पोएम जिस कलेक्शन में छपी थी उसे एमिली के फ्रेंड्स मेबल लूमिस टॉड और थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन ने एडिट किया था और अच्छे से एक साथ लगाया था। क्योंकि एमिली ने कभी अपनी पोएम्स को पब्लिश होने दिया ही नहीं अच्छे से, इसलिए हम कभी बता नहीं पाएंगे कि ये पोएम का फिनिश्ड वर्जन है जो हम पढ़ते हैं या फिर बीच में छूटी हुई पोएम है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इस पोएम में 6 स्टैंजाज हैं और उन 6 स्टैंजाज में 4-4 लाइन्स हैं, यानी क्वार्टरेन्स हैं। 4 लाइन्स के जो स्टैंजाज होते हैं उन्हें हम क्वार्टरेन्स बोलते हैं। ये पोएम एक कॉमन मीटर में लिखी गई है। कॉमन मीटर क्या होता है? एक ऐसा मीटर जहाँ पर 4 लाइन्स हो और ऑल्टरनेटिवली इयैम्बिक टेट्रामीटर और इयैम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ हो। इयैम्बिक टेट्रामीटर मतलब 4 मेट्रिकल लाइन पर फीट, पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, और इयैम्बिक ट्राईमीटर मीन्स 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन, पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। इस पोएम में एंड राइम का यूज़ है, आई राइम का यूज़ है, इंटरनल राइम का भी यूज़ है थ्रू आउट द पोएम, जो कि हम स्टैंजा वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई रेगुलर इसमें राइम नहीं है। पोएम है किस बारे में? ये पोएम पोएट के एनकाउंटर के बारे में है। किसके साथ? खुद डेथ के साथ। और डेथ ऐसे नहीं कि आती कि वो कुछ डराने के लिए आई है पोएट को, वो एक जेंटलमैन कॉलर की तरह आती है। यानी कि जो एक लड़का होता है जो कि विजिट करता है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी लड़की के घर, ताकि वो शादी के लिए उसे मना पाए, प्रपोज कर पाए। और कहाँ पर ये एनकाउंटर होता है? एक कैरियज पे, एक बग्गी जो होती है जिसे घोड़े खींचते हैं उसके ऊपर, और बड़ी आराम से एक जर्नी दिखाई जाती है पोएट की और डेथ की उस कैरियज पे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एमिली डिकिंसन की बेहतरीन पोएम्स में से एक को। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंजा 1। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। पोएट बोलती हैं कि क्योंकि वो डेथ के लिए नहीं रुक सकती थी पहली लाइन में, इसलिए ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, इसलिए डेथ जो था वो मेरे लिए बड़े ही काइंडली, बड़े ही दया दिखाकर मेरे लिए रुक गया। अब यहाँ पर देखिए, पोएट ने डेथ को पर्सोनिफाई किया है, उसके लिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया है। दैट मीन्स डेथ को एक आदमी की तरह दिखाया है। और अभी हमने पढ़ा कि वो एक जेंटलमैन कॉलर है, यानी कि जो औरतों को प्रपोज करने के लिए जो आदमी आते हैं उनकी तरह डेथ आता है, और बड़े ही आराम से, बड़े ही काइंडली वो अपना जो कैरियज है, जो उनकी बग्गी है डेथ की, वो रोक देता है पोएट के लिए। फिर पोएट कहती हैं द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स। पोएट कहती हैं कि कैरियज में क्या था? केवल हम थे। बट जहाँ पर शब्द आ जाए, मतलब कई कंटेक्स्ट में, हमेशा नहीं, बट का हमें नॉर्मल मीनिंग तो पता है पर, लेकिन बट को जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात कर रहे हो कि बस यही था, तो तब हम बट को लगाते हैं। तो वो बोलते केवल हम दोनों ही थे उस कैरियज में और कोई भी नहीं था। एंड इमॉर्टैलिटी, और कौन था? हम दोनों और इमॉर्टैलिटी, यानी कि हमेशा जीते रहना, कभी मरना नहीं, अमर हो जाना। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि एक कैरियज में बैठकर पोएट और डेथ जा रहे हैं, किसके साथ? इमॉर्टैलिटी के साथ। तो टोटल 3 लोग हैं उस कैरियज के अंदर, डेथ, पोएट और इमॉर्टैलिटी। ये लोग जा कहाँ रहे हैं? देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट, एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। अब जो ये डेथ, जो ये शख्स है, जिसे एक शख्स की तरह, एक इंसान की तरह दिखाया जा रहा है, वो इस कैरियज को ड्राइव कर रहा है। और कैसे ड्राइव कर रहा है? बहुत स्लोली, बड़े आराम से, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है उसको। और ही न्यू नो हेस्ट, पहली लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है कि उसे किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं है। हेस्ट मतलब जल्दबाजी। यहाँ पर पोएट बता रही हैं कि डेथ लाइफ से काफ़ी अपोजिट नहीं है एक तरीके से, अगर हम सोच के देखें कि लाइफ में हर चीज़ की जल्दबाजी होती है, अब ये करना है, वो करना है, लेकिन डेथ को किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। पोएट कहती हैं तो मैंने भी अपना लेबर, यानी जो काम मुझे थे, और लेजर यानी कि जो हम एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना जो टाइम पास हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो भी साइड में रख दिया था। पुट अवे यानी मैंने साइड में रख दिया, मैं वो भी नहीं कर रही थी।
फॉर हिज सिविलिटी, क्योंकि डेथ केवल पोइट पे फोकस था, आराम से गाड़ी चला रहा था और बड़ा ही काइंड था, हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा, कोई जल्दी नहीं थी उसे, इसलिए पोइट ने भी उसके लिए बाकी काम रोक दिए अपने। और क्योंकि वो इतना सिविल था, इतना सभ्य था, जब कोई हमसे बहुत अच्छे से पेश आता है तो अच्छा नहीं लगता ना कि हम अपने फ़ोन में लगे रहें या फिर कुछ और काम करते रहें। कहते हैं ना कि सामने से किसी से कॉन्वर्सेशन, वहाँ पे प्रेजेंट रहो उस मोमेंट में, तो पोइट ने भी वही किया। पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग, वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, वी पास द सेटिंग सन। अब पोएट ये बताना शुरू करती हैं कि जो कैरियज में डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ बैठे हुए जो उन्होंने जर्नी ली, उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने एक स्कूल को पास किया, उससे वो गुजरे जहाँ पर चिल्ड्रन चल फिर रहे थे। स्ट्रोव जो है वो स्ट्राइव का पास्ट फॉर्म है, यानी आगे बढ़ना, चलना। चिल्ड्रन घूम फिर रहे थे वहाँ पर। एट रिसेस इन द रिंग, यानी रिसेस यानी जो इंटरवल होता है स्कूल में, उसका टाइम था और वो सब एक रिंग में यानी एक गोले में दिख रहे थे बच्चे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और इसके अलावा उन्होंने क्या पास किया, कहाँ से गुजरे वो, गेजिंग ग्रेन की फील्ड से, यानी जो खेत होते हैं उसमें फसल उगी होती है, वहाँ से गुजरे। और जो ये फसल थी, ऐसा लग रहा था कि उनको घूर रही है, उनको देख रही है, जबकि असल में वो फसल को देख रहे हैं। लेकिन पोइट ने यहाँ पर क्या बताया कि वो फसल ऐसा लग रहा था कि हमको गेज कर रही है या देख रही है। वी पास द सेटिंग सन, और हमने जो डूबता हुआ सूरज था, सेटिंग सन मतलब जो डूबता हुआ सूरज था, उससे भी हम गुजरे। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 4। और रादर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूल। इन लाइन्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। और पोइट ने क्योंकि लास्ट स्टैंजा को क्लोज किया था कि उन्होंने बताया था कि हम सेटिंग सन से होते हुए गुजरे, लेकिन इस स्टैंजा में वो बोलती हैं और रादर ही पास्ड अस, और वो कहती हैं कि ये भी तो हो सकता है कि वो जो सन था, ही यहाँ पे क्या है, सन, उसने हमें पास किया हो बजाय इसके कि हमने उसे पास किया था। आपने ये अक्सर देखा होगा, आप जब कार में या और किसी व्हीकल में होते हैं तब सन ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ चल रहा हो, दौड़ रहा हो, तो आप पता नहीं पाते कि हम उसे पास कर रहे हैं या वो हमसे गुजर कर जा रहा है। तो वैसे ही पोइट को लगता है द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, क्योंकि सन ढल रहा है और जो समय है वो रात की तरफ बढ़ रहा है, तो जो ड्यूज़ होती हैं यानी जो ओस की बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा जैसे रात होती है और ठंडक होती है जैसे ही, वैसे ही वो पेड़ पौधों पर आने लगती हैं। तो ड्यूज़ ड्रू मतलब ड्यूज़ थी, वो निकल कर सामने आने लगी पेड़ पौधों पे। और उन्हें कैसा बताया गया है उन ड्यूज़ को, उस ओस को, क्विवरिंग एंड चिल। क्विवरिंग मतलब कांपना, चिल मतलब ठंडा, यानी जो मौसम था, जो इन्वायरमेंट उस टाइम हो रहा था, एटमॉस्फेयर था, वो ठंडा होने लग गया था। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन, और पोइट बोलती हैं कि जो उनका गाउन था वो गॉसमर, गॉसमर शब्द का मतलब होता है बहुत पतला, झीना, तो वो उनका गाउन बहुत पतला था तो उन्हें ठंड लग रही थी। माई टिपेट ओनली ट्यूल, यानी कि जो उनका स्कार्फ था वो उनका इकलौता एक घूंघट या फिर कवर था। टिपेट यानी एक स्कार्फ, ट्यूल मतलब जब एक वेल या फिर घूंघट डाल लेते हैं ना, तो उनके पास कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी जिससे वो अपने आप को कवर कर सके, बस एक टिपेट यानी स्कार्फ ही था। पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 5। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, द कॉर्निस इन द ग्राउंड। पोइट बोलती हैं पहली लाइन में, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड, पोइट कहती हैं कि वो एक हाउस के सामने रुके, पॉज मतलब रुक जाना, दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है कि वो हाउस था, वो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड के अंदर ही बस कुछ फूला हुआ हो। ये कैसे होगा, क्योंकि हाउस तो ग्राउंड के ऊपर बने होते हैं, साफ साफ दिखते हैं, क्योंकि वो हाउस इतना अंदर था ग्राउंड के, बस थोड़ा सा ही बाहर निकल रहा था वो। तब ऐसे जब कोई चीज़ थोड़ी सी बस ग्राउंड से बाहर निकली हो तब ऐसा लगता है ना कि ग्राउंड ही बस थोड़ा सा उठा हुआ है या सूजा हुआ है, तो वो हाउस भी ऐसा ही लग रहा था। और जो उसकी रूफ थी यानी जो छत थी उसकी, वो बहुत मुश्किल से विजिबल थी, वो दिख नहीं रही थी। स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और कॉर्निस जो थी, कॉर्निस क्या होती है, बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारी यहाँ पे मैं पिक्चर दे रही हूँ, और जो हमारी घरों में छतें होती हैं और जो वॉल होती है उसके उस पर जो डिज़ाइन बना दी जाती है उसे कॉर्निस बोलते हैं। तो वो कॉर्निस ग्राउंड में ही धसी हुई थी, ऐसा उन्होंने हाउस देखा। पोएम का लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 6। सिंस देन इट इज सेंचुरीज एंड येट feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. केयरफुली इसको समझते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स लेते हैं पहले। Since then it is centuries and yet feels shorter than the day. अब पोइट सबसे पहले बोलती हैं since then,
अभी सिंस देन यानी तब से लेकर अब तक, इट इज़ सेंचुरीज, सदियाँ बीत चुकी हैं, पर फिर भी फील्स शॉर्टर देन द डे, सेकेंड लाइन में, तब भी ऐसा लगता है कि एक दिन भी पूरा ना बीता हो। अभी सिंस देन क्या है, कब से लेकर, वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स, जब पोएट ने पहली बार हॉर्स के जो हेड्स थे उनको देखकर कुछ गेस किया था। सरमाइज मतलब गेस करना या फिर अनुमान लगाना। क्या गेस किया था? वर्ड टू वर्ड एटर्निटी। उन्होंने गेस किया था कि जो हॉर्स के जो हेड थे, उस कैरियज के जो हॉर्सेस थे उनके जो हेड्स थे वो एटर्निटी यानी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले एक रास्ते की तरफ थे। यानी डेथ जो थी वो कहाँ ड्राइव करती हुई जा रही थी, वो जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली थी और सेंचुरीज बीत चुकी हैं उस बात को, लेकिन पोएट को लगता है कि एक दिन भी ना बीता हो। इस पोएम का वर्ड टू वर्ड मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन असल में इसका मीनिंग समझने के लिए हमें एक छोटा सा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये पोएम बरसों पुराना एक क्वेश्चन हमारे आगे रखती है कि डेथ के बाद, जब हम मर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं। आप अलग अलग धर्मों में देखते हैं कि कोई कहता है कि पुनर्जन्म हो जाता है, कोई धर्म कहता है कि आप हेवन या हेल में चले जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन असल में कोई पता नहीं पाता कि डेथ के बाद हम जाते कहाँ हैं। तो वही क्वेश्चन इस पोएम में भी दिखाया गया है। जो इस पोएम की फीमेल नैरेटर है, उसकी जो जर्नी है डेथ के साथ उस कैरियज पे, वो एक मेटाफर है आफ्टर लाइफ के लिए। आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में होता है और कॉन्ट्रास्ट जो है लाइफ और डेथ का वो भी दिखाया गया है, क्योंकि पहली ही लाइन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। दैट मीन्स लाइफ में हम इतना बिजी होते हैं कि मौत तक के रुकने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मौत जब आनी होती है वो आ जाती है और हमको लेकर चली जाती है। और जो मौत है वो काफ़ी काम लगती है एज़ कम्पेयर टू लाइफ। पोएट हैं वो इस पोएम में ये बताती तो हैं, ये आइडिया तो बताती हैं कि डेथ के बाद क्या होता होगा, हम एक जर्नी पर निकल जाते होंगे, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती रीडर को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक इंसान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेथ के बाद क्या होता है, जो कि वो रीडर्स के सामने प्रेजेंट करती हैं। और वो डेथ को इमॉर्टैलिटी यानी अमरता और एटर्निटी यानी हमेशा के लिए बने रहने के आइडियाज से कनेक्ट करती हैं। आप उस जर्नी को देखिए, वो जर्नी बड़ी ही नॉर्मल सी लगती है। स्कूल से गुजरते हैं वो लोग, घर के पास से गुजरते हैं, सन जो है वो डूब रहा है, ठंड हो रही है। दैट मीन्स डेथ जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी ही जर्नी कर रही है। यानी डेथ हर जगह प्रेजेंट होती है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में डेथ भी लाइफ के साथ साथ प्रेजेंट होती है और उसकी जर्नी भी चलती रहती है। पोएम में पोएट हमको डेथ को ऐसे डिस्क्राइब करती हैं जैसे कि वो एक बहुत काइंड आदमी है और बहुत सिविल है, सभ्य है, क्योंकि लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो हमें कितने दुख देती है, लेकिन डेथ जो होती है वो हमेशा अपना प्रॉमिस रखती है। हम सबके पास एक वादा किया गया है हर धर्म के लोगों से कि एक दिन हम सबको मर जाना है, और वो प्रॉमिस डेथ हमेशा निभाती है। लेकिन वो जो जर्नी है, डेथ जब कैरियज में बिठा तो लिया उसने पोएट को एक बड़े ही काइंडली, बड़े ही अच्छे से बनकर, लेकिन वो जर्नी किस ओर जा रही है। अंत में पोएट कहती हैं कि एटर्निटी के लिए वो जर्नी आगे चलती चली जाती है, लेकिन किस ओर जा रही है। क्या आगे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं डेथ के बाद, या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहते हैं ना कि क्या पता हम डेथ के बाद भी तड़पते रहे तो, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि डेथ के बाद सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है। तो उस जर्नी का नेचर कहीं नहीं बताया गया इस पोएम में। तो एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है अगेन इस पोएम के सतह पे, और वो हमको बार बार पिंच करता है। पोएम के थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला थीम है डेथ, आफ्टर लाइफ और एटर्निटी। डेथ जाहिर सी बात है इस पोएम का थीम है। आफ्टर लाइफ जो कि क्रिश्चियनिटी में भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि मरने के बाद एक और लाइफ होती है, और एटर्निटी, और वो लाइफ हमेशा के लिए होती है। हमारी खुद की लाइफ कितनी होती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तक नहीं रहते, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जी जाएंगे तो 90 साल जी जाएंगे, 100 साल जी जाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जीते। लेकिन डेथ जो होती है वो एटर्नल ट्रुथ है। और इसके अलावा जो को एग्जिस्टेंस है लाइफ और डेथ की, अगर लाइफ है तो डेथ भी है। कितनी अजीब बात है, कोई बच्चा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन ये रोने की भी बात है क्योंकि वो एक दिन मर ही जाना है। और जो लाइफ है वो बड़ी ही लिमिटेड लगती है, लिमिटेड कंसेप्ट लगती है डेथ के आगे, क्योंकि लाइफ को हम ईयर्स में काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कि लाइफ में हमने क्या क्या किया। कभी बता ही नहीं सकते, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ ही कर सकते हैं बस कि डेथ उधर क्या है, उस पार क्या है। शेक्सपियर का हैमलेट जो है कैरेक्टर, उसकी जो फेमस सोलिलोक्वी है टू बी और नॉट टू बी, उसमें भी वो कहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, वो कहता है कि क्यों ना मैं खुद को मार लूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर मैंने मार लिया, मार तो मैंने लिया,
इन सब चीज़ों से तो मैंने मुक्ति पा ली, इन सब प्रॉब्लम से, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं नहीं जानता, ना मैं जान सकता हूँ कि मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा, उस पार मुझे क्या मिलेगा। क्या पता वो इससे भी बुरा हो, क्या पता वो पागल कर देने वाला हो। इसलिए तब वो कहता है कि इंसान यही सोचकर ज़िंदा रहता है और लाइफ की जो कठिनाइयाँ हैं उनको झेलता रहता है। तो डेथ का नेचर हम नहीं जानते, उसकी एग्जिस्टेंस तो जानते हैं लेकिन उसका नेचर हम नहीं जानते। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स पर बात करते हैं। आप इसमें जो हमने शुरू में स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी वो भी ऐड कर सकते हैं। इस पोएम में कई एक वर्ड्स हैं, आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे। डेथ, कैरिएज, आरसेल्व्स, इमॉर्टैलिटी, सिविलिटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें कैपिटल लेटर्स से लिखा गया है, जिनको हम नॉर्मली कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते। इससे पोएट उस जो आइडिया की कॉन्क्रीटनेस है उसको दिखाती हैं और बड़े ही स्पेसिफिकली उसे पॉइंट आउट करती हैं। और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ है, जैसे डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, इमॉर्टैलिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। इसके अलावा इस पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ है एलिट्रेशन का, यानी जो सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड होते हैं उनका लगातार यूज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। कुछ बहुत प्लेन लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे ढूंढने में, लेकिन कुछ काफ़ी ट्रिकी हैं और काफ़ी क्लेवर हैं। इससे ही हमें डिकिंसन एज अ पोएट कितनी स्मार्ट है वो पता चलता है। जैसे कि लेबर, लेजर और ही न्यू नो हेस्ट, इस लाइन को देखिए। ही यानी हर साउंड, न्यू ना साउंड, नो ना साउंड, और हेस्ट यानी फिर से हर साउंड। तो कितना उन्होंने अच्छे से अरेंज कर रखा है। ऐसे ही एक पॉइंट पे वो एक लाइन में यूज़ करती हैं स्कार्सली, जिसमें क और सा की आवाज़ आ रही है। फिर अगली लाइन में यूज़ करती हैं कॉर्नस, जिसमें भी क और सा की आवाज़ है। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको दिखेंगे और जब आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये पोएम पढ़ने में। तो ये थी एमिली डिकिंसन की बहुत ही बढ़िया पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अगर आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली अपडेट से भी टच में रहें। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मुझे अपने वीडियोस में और क्या क्या ऐड करना है, या फिर कोई क्वेरीज हैं आपकी या सजेशंस हैं, मैं आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकती हूँ ये बता सकते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने फ़ोन को विदाउट किसी पर्पस स्क्रॉल करने से बचें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।